students, welcome to साउथ सिटी पीसीएम और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, काफी दिनों से हम लोग चल रहे हैं, एक दूसरे साथ मिल रहे हैं हमारे चैनल पे। और ये चैनल की आपको पता है कि क्या खासियत है भाई, कि इस चैनल पे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, तो कोई भटकने की जरूरत नहीं भाई। और खास बात यह कि 10th वालों के लिए आईसीएससी लेवल का हमारा लेक्चर पढ़ रहा है। सीबीएसई तो पढ़े हैं यूट्यूब में, लेकिन आईसीएससी लेवल का चल रहा है, तो आपके लिए 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और एक्सपीरियंस टीचर से आपको लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और एक बार अगर हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो हम सिलेबस के बाद मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पे भी चर्चा करेंगे। तो आपका 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, ये अच्छा होने वाला है अगर आप हमारे साथ यहीं बने रहे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमारे आप लेक्चर्स आपको टॉपिक वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th वालों के। आज एक नया चैप्टर ले रहा हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम। बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क के क्वेश्चन से तो फंसते बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत डिफिकल्ट भी लोग समझते हैं कि हाँ भाई चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, आपका ब्लड है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसको मैं आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएम में। सर्कुलेटरी सिस्टम, और आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है? आपकी बॉडी में आपकी जो सेल्स हैं वो सेल्स फैक्ट्री है आपकी। अगर हमें कोई चीज आपकी सेल्स तक पहुंचाना है तो भाई उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। आप भले कोई चीज खा रहे हैं, लेकिन वो चीजें आपके ब्लड में डिसॉल्व होती हैं और ब्लड से आपके बॉडी तक पहुंचेंगी, सेल्स तक पहुंचेंगी। और जब तक सेल्स तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक कोई रिएक्शन होनी नहीं है। तो अगर हमें एनर्जी बनानी है अपनी बॉडी में, तो मैं बताता हूं, अगर इस इंपॉर्टेंस क्या चैप्टर की, अगर हम कह दें कि हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो आप एनर्जी कब बनाते हो? जब आपकी सेल में ग्लूकोज पहुंच जाए, साथ ही साथ ऑक्सीजन पहुंच जाए। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे ही आपकी सेल में पहुंचते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे आपके सेल में पहुंचे, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ना चालू कर दिया। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये घटना जो घट रही है बेटा, ये घटना कहाँ घट रही है? ये घट रही है आपके सेल में। कहाँ घट रही है? आपके सेल में। यानी सेल्स तक हमें सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए, हमें हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। हमें सोचना है तो एनर्जी चाहिए। अब सोचने से बड़ा कोई काम तो है नहीं। जब उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। वो कहाँ चाहिए? वो चाहिए हमें सेल के अंदर। तो बेटा सेल के अंदर कैसे आएगा? तो हमारी सेल के पास से हमारी ब्लड वेसल्स गुजरती है, ऐसे, सेम ऐसे। कोई सेल के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जा रही है, ब्लड की कोई नसें सेल के अंदर नहीं जा रही हैं, बल्कि सेल के पास से गुजर रही है। देखिए, ये जो आ रही है ब्लड सेल्स, इसको हम लोग आर्टरी कहते हैं। अभी मैं मतलब समझा रहा हूँ सबका बहुत डेप्थ में, अभी केवल आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। और ये हमारी वेन हो गई। तो सेल के पास से जब ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड गुजरा, तो ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आ गई, यानी ब्लड से निकले कहां पहुंच गई? सेल पे। तो सेल तक अगर ऑक्सीजन ला रहा है कोई, तो वो एक सिस्टम ला रहा है। वो सिस्टम ही हमारा क्या है? वही सिस्टम हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। वो हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम के थ्रू हमारी चीजें सेल्स तक पहुंच रही हैं। जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो पहुंच रही हैं, और हार्मफुल जो चीजें हैं वो भी हमारे ब्लड से बाहर जा रही हैं। तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। ये सिस्टम नहीं होगा तो सेल्स तक ना आपकी मेडिसिन पहुंचेगी, ना सेल्स तक आपका न्यूट्रिशन पहुंचेगा, और ना ही सेल्स में बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के बाहर जाएंगे। तो ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के बिहार पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट पे चर्चा करेंगे, ब्लड वेसल्स पे चर्चा करेंगे, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लें सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के हम कंपोनेंट की बात करें तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट बनाए, यानी ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों से मिलकर चलता है। पहला ब्लड वेसल्स, सेकेंड हार्ट एंड थर्ड हमारा ब्लड। 3 चीजें। जैसे कि अगर आप कूलर से ठंडी हवा लेना चाह रहे हैं तो पानी है, मोटर है और पाइप लगे हुए हैं, तब जाकर कहीं 3 लोग कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आपको ठंडी हवा पहुंच रही है। हाँ? अब जो आपका वाटर है, टैंक में भरा हुआ जो वाटर है वो एज अ ब्लड हो गया। उस कूलर में जो मोटर लगाई है आपने, मोटर का फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर पंप कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पंप कर रहा है। ऐसा ही काम हमारा हार्ट करता है। ब्लड को खींचा, ब्लड को पंप किया, ब्लड खींचा, ब्लड पंप किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड खींचा और ऑक्सीजन ब्लड को पंप किया, वो काम कर दिया हमारे हार्ट ने। अच्छा, पानी खींचने के और फेंकने के लिए पाइप तो चाहिए, वो पाइप का काम कर रहा है हमारा ब्लड वेसल्स। तो हमारे जो हार्ट भाई साहब ये ब्लड को खींचने पंप करने का काम जिम्मेदारी दी गई है। ब्लड वेसल है जो बॉडी से ब्लड को लाना है, पाइप लगे हुए हैं, बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, और ब्लड हमारा क्या है? फ्लूइड है। इसे रिवर ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें ये, बट आप देखते भी होंगे किसी पर्सन में अगर खून की कमी हो गई तो वो वीक हो जाता है। और कई बार आपको बता दूं कि एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं वो मेजर ब्लड की जो डिफिशियंसी उसी कारण होती है। इसलिए सही समय उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया, नहीं तो क्या है, अब ब्लड ही खत्म हो गया तो ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं है। हमारा ब्लड ही तो कैरियर है ऑक्सीजन को पहुंचाने वाला। पहुंचेगा नहीं, सेल तक पहुंचेगा, सेल डेड होंगे तो आप सेल डेड तो आप डेड। तो 3 कंपोनेंट हो गए, ब्लड वेसल्स, हार्ट और हमारी ब्लड। अभी हम सब पे चर्चा भी करेंगे और क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आ रहे हैं उनका एक क्वेश्चन भी उठाएंगे हम। सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे ब्लड पे। पहले हम ब्लड जान जाए क्या है, तब इन चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। फिर भी रफली देख लीजिए। ब्लड वेसल 3 टाइप के हैं, आर्टरीज है, वेन है, कैपिलरीज है। अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में हमारे ब्लड सेल्स हैं और प्लाज्मा है, 2 कंपोनेंट हैं। एक सेलुलर कंपोनेंट है, एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट है। यानी जो हमारा ब्लड सेल है ये क्या है? ये सेलुलर कंपोनेंट है, ये हमारा सेलुलर कंपोनेंट। तो ब्लड में हमारा सेलुलर कंपोनेंट यानी ब्लड सेल्स है, और प्लाज्मा क्या है? नॉन सेलुलर कंपोनेंट। ये क्या है? नॉन सेलुलर कंपोनेंट। तो एक सेलुलर कंपोनेंट और एक नॉन सेलुलर कंपोनेंट। अब सेलुलर कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा? रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। क्लियर? चलिए अब थोड़ा हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताते हैं आपको कि प्लाज्मा में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने बात करी कि जो ब्लड है हमारा, ब्लड में 2 कंपोनेंट हैं, ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा है। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे साथ। अगर हम ब्लड की बात करें तो जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड के 2 कंपोनेंट हुए। एक कंपोनेंट हमारा सेलुलर है और दूसरा कंपोनेंट हमारा नॉन सेलुलर है। एक सेलुलर है और एक क्या है? नॉन सेलुलर कंपोनेंट है। सेलुलर जो कंपोनेंट है इसमें हमारी ब्लड सेल्स आती है। क्या है ये वाली? ब्लड सेल्स। इसमें आगे हमारी ब्लड सेल्स, WBC, RBC समथिंग। दूसरा नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर बेटा क्या मिलेगा आपको? अब देखिए जो सेलुलर है उसमें ब्लड सेल्स है, जो नॉन सेलुलर इसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। कितना परसेंटेज भी शेयर करता हूँ आपसे। नॉन सेलुलर में आप क्या लिखेंगे? नॉन सेलुलर में प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है,
एंजाइम है, डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, ये हर चीजें और भी चीजें, लेकिन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम के लिए जो है वो मैं बता रहा हूँ। प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर आप 3 प्रोटीन कर लीजिए। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, सेकेंड फाइब्रिनोजन, एक और खास प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड वन प्रोटीन विल बी ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, इस पर बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। एक है एल्बुमिन, एल्बुमिन, ये इतने प्रोटीन आपको ज्यादा याद रखना जरूरत है। एक केमिकल होता है हिपैरिन, देखिए प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और हेपेरिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये कोआगुलेंट होते हैं। कोआगुलेंट का मतलब ब्लड क्लॉट जमाने में हेल्प करते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन डेंसिटी मेंटेन करती है ब्लड की। हेपेरिन एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस है। एंटी कोआगुलेंट मतलब आपका ब्लड क्लॉट करने से रोकेगा, आपके ब्लड वेसल्स में। पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा एक केमिकल है जो ब्लड को ब्लड वेसल में जमने से रोक रहा है, तो हेपेरिन है। कौन सा है जो कोआगुलेट करता है, जब आपको चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो जब आपका ब्लड क्लॉट किया आता है तो उसके लिए होता है रिस्पांसिबल कौन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। क्लियर, ये इतना याद रखिएगा। चलिए हम आते हैं वापस अपने फ्लो चार्ट पे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया क्या कि ब्लड के 3 सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट थे। ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया। हमने स्टार्ट किया ब्लड स्टार्ट किया तो पता चला ब्लड में 2 चीजें पाई जा रही हैं। एक हमारा नॉन सेलुलर कंपोनेंट है जो कि हमारा प्लाज्मा हो जाएगा। सबसे ज्यादा पार्ट इसी का होता है, प्लाज्मा का। अभी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं प्लाज्मा का। सेकंड है ब्लड सेल्स। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए बहुत साफ सुथरा। अगर आपके ब्लड का सैंपल लिया जाए, अगर आपके ब्लड का सैंपल लिया जाए, मान लीजिए हमने ब्लड का सैंपल ले लिया, ऐसे सैंपल होता है, कभी भी आप टेस्ट कराने जाएंगे ब्लड, तो आपके ब्लड को ऐसे ही पाइप में निकाल के ट्यूब में रख दिया जाता है। आप देखेंगे थोड़ी देर रखने के बाद ब्लड का जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं बेटा, ये रेड पार्ट हमारा क्या होता है, आरबीसी होती है। आप थोड़ा सा ब्लूइश पार्ट देखेंगे, ब्लूइश पार्ट है हमारा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। और सबसे देखिए ऊपर प्लाज्मा। तो आपसे पूछ सकता है प्लाज्मा क्या है। ये जो प्लाज्मा देख रहे हैं, ये प्लाज्मा को सीरम भी कह देते हैं। तो कोरोना टाइम में सीरम का बड़ा यूज किया गया क्योंकि सीरम में एंटीबॉडीज होती है हमारी, है ना। तो यहाँ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसलिए प्रैक्टिकली आपको सीधे ये रखा कि देखिए ब्लड अगर सैंपल आपका है तो उस ब्लड सैंपल में आरबीसी दिख रही है, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी दिख रही है, प्लाज्मा दिख रहा है। बट जो प्लाज्मा देख रहे हैं, इस प्लाज्मा को अगर हम जूम आउट कर दें तो आप देखेंगे इस प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन्स है। 49% प्रोटीन है। पूरा का पूरा जो हमारा प्लाज्मा है ये अप्रॉक्सीमेटली 55% पार्ट कवर करता है, 55% लेता है। सबसे ज्यादा पार्ट प्लाज्मा का होता है। अब जो प्लाज्मा में डिस्कस करना है पूरा प्रोटीन, और प्रोटीन देखिए मैंने भी आपको पढ़ाया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। परसेंटेज इसके मत याद करिए, आपके लेवल के लिए परसेंटेज नहीं है, आपके कंपोनेंट याद कर लीजिए। और यहीं पर एक कंपोनेंट मैंने ऐड किया, क्या है, हेपेरिन। क्या हो गया, हेपेरिन। तो प्रोटीन में एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, और चौथा क्या है, हेपेरिन है। हेपेरिन एंटी कोआगुलेंट है, फाइब्रिनोजन कोआगुलेंट है। अभी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्लड कैसे क्लॉट होता है तो वहां समझ में आएगा। ठीक है, ये प्लाज्मा का पार्ट क्लियर हुआ। अब आ जाइए आप जरा हमारे सेलुलर पार्ट में, यानी जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट हमारा सेलुलर पार्ट है, क्योंकि सेल्स पाई जा रही हैं। अब सेल्स पाई जा रही है तो हमने नाम क्या दे दिया, सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट में क्या है, हमारी डब्ल्यूबीसीज है, आरबीसीज है, और क्या है, प्लेटलेट्स है। सबसे पहले बात कर लें आरबीसीज की। तो आरबीसी के बारे में खास बात, आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल्स है, अप्रोक्सीमेटली 99.9% टोटल का। तो सबसे ज्यादा पाई जा रही है हमारी कौन सी, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, फिर हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं।
चलिए एक एक करते हैं। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो एरिथ्रोसाइट इज अनदर नेम ऑफ आरबीसीज। इन ह्यूमंस एरिथ्रोसाइट्स लैक अ न्यूक्लियस। यहां पर एक पॉइंट आपको मिलेगा, लैक अ न्यूक्लियस, ये पॉइंट आप लिखिए। यहां पर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस कब होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, डीन्यूक्लिएटेड हो जाता है। यहां पर एक खास बात रखना, टू कैरी मोर ऑक्सीजन एंड मैक्सिमाइज देयर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। तो देखिए अगर हम आरबीसी की बात करें तो एक क्वेश्चन होता है, आप नोट करिए क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस why RBCs do not contain nucleus and mitochondria। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीसी में क्यों न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो बात को समझिए। ये हमारे सपोज आरबीसी है और इस आरबीसी में अगर इतना पार्ट न्यूक्लियस ने कवर कर लिया तो ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। भाई पूरा का पूरा पार्ट न्यूक्लियस ने कवर कर लिया, और जब न्यूक्लियस ने कवर कर लिया तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन पार्टिकल कितने भर पाए, आ ही नहीं पाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पार्टिकल ही फिल होते हैं आरबीसी के अंदर। इसलिए हमारी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अपनी कुर्बानी दे देता है, न्यूक्लियस अपनी कुर्बानी देता है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर होगा तो सोचिए क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन अंदर आएगी वो ऑक्सीजन सारा यही कंज्यूम कर जाएगा, एनर्जी बनाने में कंज्यूम कर जाएगा। तो इसलिए ना तो न्यूक्लियस मिलेगा आपको, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। न्यूक्लियस क्यों नहीं है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाए। एक आरबीसी में अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स होते हैं। सोचिए अगर न्यूक्लियस पूरा पार्ट कवर कर लेगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे, और हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन होता है ऑक्सीजन को जोड़ने का। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट बोलने वाला हूं, क्वेश्चन यहां पर नोट करें। पहले आप देख लीजिए कि एरिथ्रोसाइट्स क्या लैक ऑफ न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। And erythrocyte is a specialized blood cells responsible for transporting respiratory gases, particularly oxygen and CO2। इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी आरबीसीज पाई जाती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं। अब सवाल आता है, सवाल क्या है, सवाल ये आ रहा है कि एरिथ्रोसाइट की जो फॉर्मेशन हो रहा है इस तरह की बनती कहां पर है। तो देखिए कुछ फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट आपको करने हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। एरिथ्रोपोइसिस, एक टर्म आपको तैयार करना है। सेकेंड टर्म पॉलीसाइथेमिया, सेकेंड टर्म। थर्ड एरिथ्रोपिनिया। ये थ्री टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो सवाल ये खड़ा हुआ, हमने इतना जाना कि आरबीसी है क्या, तो पता चला भाई आरबीसी हमारी रेड कलर की सेल्स होती है, बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। आरबीसी के अंदर में एरिथ्रोसाइट्स होता है। फिर हमने जाना कि आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बताया। अब आएगी बात, सर ये बनती कहां पर है, तो बेटा बनती कहां पर है ये तो बात बता दूंगा, लेकिन बनने के प्रोसेस क्या कहते हैं। तो जब फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। बहुत टर्म पूछा जाने वाला है बोर्ड में आपके लिए। तो एक एडल्ट में तो कहां बन रही है, लीवर में, एडल्ट में लीवर में बन रही है, जबकि जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं उनके
सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, नॉट ये लीवर में बनते हैं, किसमें, हमारे चिल्ड्रन में या फिर फीटस, खासकर फीटस कंडीशन पे ये लीवर में होता है। एडल्ट में जो है ये बोन मैरो में बन रहा है, बोन मैरो। और कौन सी बोन मैरो, लॉन्ग बोन मैरो, उनमें बन रहे हैं हमारी आरबीसीज। आरबीसीज के बनने के प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बोर्ड यहां पर पूछ सकता है कि जो फीटस होते हैं उनमें कहां बनता है, तो लीवर में बन रहा है। एडल्ट का बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बनने का प्रोसेस पूछा जाता है, तो बनने का प्रोसेस क्या है, एरिथ्रोपोइसिस। पॉलीसाइथेमिया, रैपिडली इंक्रीज, जब आरबीसी रैपिडली इंक्रीज कर जाएंगे, यानी तरीके का कैंसर बन सकता है, रैपिडली आरबीसी बढ़ने लगी तेजी से, तो इसको बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट हम आता है एर्थ्रोपीनिया, रैपिडली डिक्रीज, जब डिक्रीज हो जाएंगी, गिरने लगेंगी, बनना कम हो गई किसी कारण से, किसी इन्फेक्शन से, किसी न्यूट्रिशन की कमी से, तो आपने टर्म यूज कर लिया एरिथ्रोपीनिया। ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बिहार में। क्लियर? अब देखिए आरबीसी के अंदर ढेर सारे हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ढेर सारे हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन फॉर्मूला शॉर्ट मिलते हैं Hb। ऑक्सीजन अगर आती है, ऑक्सीजन जब आएगी तो वो दुनिया को दिखेगा कि आरबीसी ने ट्रैप किया, आरबीसी ने पकड़ा है डिफ्यूज होकर के, लेकिन किसने कैच किया है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर जो एक हीमोग्लोबिन है, वो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैप्चर करती है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रैप करती है और बन जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने ट्रैप किया, और हीमोग्लोबिन था कहां, आरबीसी के अंदर, यानी आरबीसी एक गाड़ी की तरह है, उसमें बैठा हुआ हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है ऑक्सीजन को। तो दो टर्म यहां पर बन गए इससे। हीमोग्लोबिन हो गया हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो कलर दे रहा है, कलरफुल है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन हो गया रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आईसीएससी राइट कर दिया। इधर आपसे पूछेगा आरबीसी क्या हुई फिर, तो आरबीसी हो गई ऑक्सीजन कैरियर। ये बेटा बोर्ड का क्वेश्चन है, आईसीएससी। कई सारे क्वेश्चन इसी पेज पे हैं, आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए इस पेज पे। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो गया, हमारी जो आरबीसीज हैं ये कैरी कर रही है हीमोग्लोबिन को, बन गई आरबीसी क्या, ऑक्सीजन कैरियर। तो इतना पॉइंट तो आरबीसी से आपको मिल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया कि आरबीसी में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं, ये भी आप समझ गए हैं। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ये हो रहा है। अब अगर हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन को रेडी रखूं जिससे कि आपको समझने में आसानी। अब अगर हम कह दें कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाए हमारे कार्बन, चलो कार्बन को जोड़ो, CO2 को जोड़ो, तो जो कंपोनेंट बनता है उसका नाम होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। व्हेन हीमोग्लोबिन अटैच्ड विद CO2, जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ठीक है, ये भी चीज हमारी क्लियर हुई। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 अटैच होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 अटैच होता है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन।
अब एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी जितने क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इतने क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आरबीसी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। एक एक चीज आपको बता डाली जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए। तो हीमोग्लोबिन अभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, हीमोग्लोबिन अगर CO2 के साथ जुड़ गया तो कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब हीमोग्लोबिन जुड़ने जा रहा है जहर के साथ, और वो जहर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट पेज आपको दिखाता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और पॉइजनिंग। अब आया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाए हीमोग्लोबिन के साथ तो बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जुड़ गया तो घाटा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग होती है हीमोग्लोबिन से वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, मच फास्टर। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो सबसे पहले बॉन्डिंग वो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हीमोग्लोबिन से अटैच हुआ, ये ऑक्सीजन को जुड़ने से रोक देता है। अब अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगी तो आप समझते हैं एनर्जी मिल पाएगी? आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी के लिए ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन चाहिए। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ चुका है तो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देगा, और ऐसी कंडीशन पे आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी, यानी आपकी डेथ भी हो सकती है। तो लोग आप देखते होंगे जब भी अब कहीं इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से है, तो जो ये कंबस्टिंग है, कंबस्टिंग ऑफ बायोफ्यूल या जो भी हमारा रिसोर्सेज हैं बायो के, फॉसिल्स फ्यूल, जो भी हमारे फॉसिल्स हैं, क्या है? फॉसिल्स। तो जब वो बर्न किए जाते हैं तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। अब किसी जगह पे आग लग गई तो वहां पे चीजें जल रही है, लकड़ी जल रही है, तो क्या उससे जो कंबस्टन, जो धुआं निकल रहा है, अब वो धुआं आप ले रहे हैं। अब जैसे लिया कार्बन मोनोऑक्साइड चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि ऑक्सीजन को रोक दिया, ऑक्सीजन जुड़ी नहीं, जितना आप लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड खींचते जा रहे हैं, और जितनी CO पहुंच गई ऑक्सीजन नहीं कुछ कर पाएगी, आपसे जुड़ नहीं पाएगी तो डेथ होगी। इसलिए लोग सफोकेशन से खत्म हो जाते हैं। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बता दिया इस पे। अब आगे आ जाइए। तो ये एरिथ्रोसाइट्स के पॉइंट है, इतने पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोसाइट्स पे केवल। देखिए होम्योपोइसिस मैंने बोला। अब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, होम्योपोइसिस रेफरिंग टू ब्लड सेल्स पॉइजनिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन। The word hemopoiesis refers to the production of development of all above blood cells. सारी ब्लड सेल्स के बनने के प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस किसके लिए था? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। होमोपोइसिस मतलब सभी ब्लड सेल्स के बनने के लिए। देखिए टर्म्स मैंने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। एरिथ्रोपोइसिस जो मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी। ल्यूकोपोइसिस, अब ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसी है तो ल्यूकोपोइसिस। अगर थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स हैं उनका फॉर्मेशन है तो थ्रोम्बोपोइसिस। क्लियर? अब हम बात करेंगे WBCs पे। ये आ गए हम लोग WBCs पे, यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी में पाई जा रही थी वो थी हमारी कौन? RBC। अब सेकंड नंबर पे आ जाएंगे WBCs का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें
ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स के हमने दो कैटेगरी बनाई। आप अगर देखेंगे साइटोप्लाज्म के बिहाफ पे तो आप देखेंगे कि इन तीनों के सेल के अंदर जो लिक्विड है वहां पे पार्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ये जो थ्री आप देख रहे हैं ऊपर पे, ये क्या है? ये है ग्रेनुलोसाइट्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। और जो नीचे हैं दो, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। एक हो गया ग्रेनुलोसाइट्स और ये है क्या आपके ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जब WBCs के साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स पाए जा रहे हैं तो ग्रेनुलोसाइट्स हो गई एक, और नहीं पाए जा रहे हैं तो ए ग्रेनुलोसाइट्स हो गई। आपको याद रखना है ये चीज कि WBCs में फंक्शन कैसे पूछेगा, देखिएगा समझिएगा। सबसे पहली बात तीन चीजें आपने देख ली। WBCs में न्यूक्लियस होता है, ये भी हमारी बोन मैरो में ही बनाई जा रही है, न्यूक्लिएटेड है, सब में न्यूक्लियस मिल रहा है। और न्यूक्लियस देखिए जैसे लग रहा है कि कई सारे न्यूक्लियस है, लेकिन ये एक ही न्यूक्लियस है, बस इसके अलग अलग लोब्स हैं। सबसे पहले आगे बात न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स कैसे पहचानेंगे? मल्टी लोब होता है न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन में बचाते हैं हमको। दीज आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जब कभी भी कहीं पर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, सबसे पहले जो एक्टिव होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स एक्टिव होते हैं। सेकेंड ईस्नोफिल्स में न्यूक्लियस देखिए कैसा बाइलोब है, केवल दो। ये एलर्जिक रिएक्शन शो करता है, यानी आप धूप में निकले, आपको अचानक किसी भी इचिंग होने लगी, एलर्जी कॉज करने वाले हमारे ईस्नोफिल्स होते हैं। बैसोफिल्स, बैसोफिल्स भी एलर्जी कॉजिंग होते हैं। वैसोडाइलेशन करते हैं, यानी आपके ब्लड वेसल्स को फैलाएंगे। याद रखिएगा ब्लड वेसल्स के फैलने को बोलते हैं वैसोडाइलेशन, सिकुड़ने को वैसोकंस्ट्रिक्शन। लिम्फोसाइट्स, इनका फंक्शन होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। तो आपने बहुत सुना होगा टर्म भैया एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी जो बना रही है हमारी, वो एंटीबॉडी कौन बना रही है? लिम्फोसाइट बना रही है। मोनोसाइट्स, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं, पैथोजन को खा जाते हैं। कौन खा जा रहा है? हमारे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या कर रहे हैं? हमारे पैथोजन को इनगल्फिंग का फंक्शन करते हैं, इनगल्फ करते हैं। क्लियर? समझ गया बात को? अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, फैगोसाइटोसिस बहुत बड़ा प्रोसेस है। और फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर किसी स्किन या कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है तो उस जगह पे ये पहुंच करके उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पैथोजन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाता है पैथोजन। तो पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने को प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोला? फैगोसाइटोसिस। तो इनगल्फिंग द पैथोजन। जब पैथोजन को इनगल्फ करेंगे तो बन जाएगा फैगोसाइटोसिस। वो कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यानी एन फॉर न्यूट्रोफिल्स। जब कभी आप भूल जाए तो मेरे इस फंडे को देख लें। और मोदी यानी मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, नरेंद्र मोदी, ये इनगल्फिंग करते हैं, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी ये पैथोजन को खाने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये दोनों सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछा जाएगा। डिस्कशन केवल इसी पे होगा कि फैगोसाइटोसिस कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी मैं जब एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराऊंगा तो WBC से रिलेटेड मैं फैगोसाइटोसिस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी उससे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फैगोसाइटोसिस हो गया, मोनोसाइट्स ये हो गया हमारे। चलिए अब हम प्लेटलेट भाई साहब को ले लें, ये भी बुरा ना माने। तो प्लेटलेट से पहले चलने बताऊंगा कि जो हमारे WBC में मेन इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम प्रोवाइड कराना, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जब तक आप जिंदा हैं आपकी ब्लड सेल्स में मौजूद WBC आपको बचाए रहते हैं। इसीलिए देखा गया होगा कि जब किसी की डेड बॉडी होती है तो डेड बॉडी कुछ घंटे में सड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहा, अब हार्ट ब्लड को हर जगह पंप करने के लिए काबिल नहीं रहा है, अब ब्लड ठहर चुका है।
अब उस पर पैथोजन अटैक करेंगे, किसी भी जगह इन्फेक्शन करके वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। WBCs का क्योंकि संघर्ष काफी कर रही है तो इनका लाइफ टाइम भी कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 डेज या 1 वीक अप्रोक्सीमेटली इनकी लाइफ साइकिल होती है, जबकि RBCs की 120 डेज की होती है। अब चलेंगे प्लेटलेट्स फ्रेंड्स आपके पास। प्लेटलेट्स पहली बात तो कोई सेल नहीं है, इसे सेल का दर्जा दे दिया जाता है लेकिन ये है नहीं सेल। ये है क्या फिर? इट इज अ फ्रैगमेंट fragments of large cells of bone marrow, बोन मैरो में बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, उनके टुकड़े होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये व्हाइट कलर के। इनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनका लेकिन मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग का। और क्लॉटिंग का दूसरा नाम क्या लिख दिया मैंने? कोआगुलेशन। क्या है? कोआगुलेशन। तो इनका मेन फंक्शन आपको इतना रखना है कि जब कहीं पे टिश्यू रप्चर हो गया तो उस जगह पे ये क्लॉट बनाने में हेल्प करेंगे। और दूसरे हमारे कोआगुलेट प्रोटीन भी हैं, ये दोनों लोग मिलकर के ब्लड को क्लॉट बनाते हैं, जिससे कि आपका खून जम जाए, खून बहे नहीं तो ब्लीडिंग के कारण आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो सकती है। तो ये प्लेटलेट्स का फंक्शन है। अब मैं आपको अगर बात करूं, आप एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करें हमारे। ओके, चलिए आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं इसी के कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, कैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, इस चीज को कैसे जानें। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखिए। ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट डिफाइन कर रहा है ये कैसे ब्लड क्लॉट होगा। क्लियर? थोड़ा इसको ऊपर कर दे जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले स्टेप में बात बताऊंगा, पहले प्रोसेस समझिए। इंजर्ड टिश्यू मतलब किसी को चोट लगी। किसी को क्या लगी है? चोट लगी है। चलिए किसी को चोट लगी, जब चोट लगी तो जो हमारा इंजर्ड टिश्यू था, इस इंजर्ड टिश्यू से केमिकल रिलीज हुआ ए। क्या रिलीज हुआ? केमिकल ए रिलीज हुआ। अब देखिए इस ए केमिकल को हमने नाम दे दिया, वैसे तो हम इसे फैक्टर 3 भी कह सकते हैं, इसे हम फैक्टर 3 भी कह सकते हैं, फैक्टर 3। इधर हमारा प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हुए तो उससे बना प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? इधर हमारा फैक्टर है, फैक्टर 3 कहते हैं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। और एक खास बात आपको बता दूं, आपकी अच्छी खबर, कि फ्लो चार्ट कभी बनाने के लिए नहीं आता बोर्ड में, लेकिन आपको फ्लो चार्ट बनाने नहीं आएगा, लेकिन ABC जैसे मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा। तो आपसे ABC आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा। तो चलिए ए हमारा क्या है? फैक्टर 3 है। इधर हमारा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन आया जिस जगह पे चोट लगी है। कैल्शियम की हमें जरूरत पड़ेगी, कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। कैल्शियम आ गई हमारी। अब देखिए बी पर एक केमिकल तैयार होता है, इस केमिकल को बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ये हमारा केमिकल है थ्रोम्बोकाइनेज। और जहां तक कि जहां पे भी लास्ट में एस लग जाए तो वो एंजाइम होता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इसने किया क्या? इसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप पढ़ चुके हैं मेरे से, आपने पढ़ा है मेरे से, स्टार्टिंग में ब्लड में प्रोटीन पाई जा रही है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को किस पे कन्वर्ट किया? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, बेकार पड़ा था ब्लड में। लेकिन जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज आया, थ्रोम्बोकाइनेज ने इसको एक्टिव कर दिया और थ्रोम्बिन में बदल दिया। अब ये थ्रोम्बिन एक कैटालिस्ट का काम करता है। थ्रोम्बिन एक कैटालिस्ट का काम करता क्या है? हमारे ब्लड में मौजूद एक कंपोनेंट होता है फाइब्रिनोजेन। इस फाइब्रिनोजेन को इसने फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ फिर ढेर सारे रेशे बन गए आपके इंजर्ड टिश्यू पे, और इंजर्ड टिश्यू में रेशे बन गए, क्लॉट बन जाएगा। यही पर हमारा क्या बन गया? ब्लड क्लॉट बन गया।
क्या बन गया? ब्लड क्लॉट। यानी पूरे स्टेप को हम देखें तो 3 स्टेप में निपटा रहे हैं। पहला स्टेप यहां से यहां का, फर्स्ट स्टेप यहां से यहां का, सेकंड स्टेप एंड लास्ट में थर्ड स्टेप। यानी क्लॉट बनने के लिए 3 स्टेप चाहिए और 3 स्टेप के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट लगते हैं। यानी अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, आपको हीमोफीलिया नाम की डिसीज नहीं है, तो विद इन 8 मिनट 5 to 8 मिनट आपका ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। स्टेप मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। जैसा कि हमारे लेक्चर पे आज ब्लड था, हमने ब्लड कंपोनेंट खत्म किया। ब्लड के बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स या फिर हार्ट की तरफ, जिससे कि आपका चैप्टर 2-3 लेक्चर में फिनिश हो जाए। तो इतना अगर आपको कोई लेक्चर चाहिए टॉपिक वाइज, तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब कर लें और आपके बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू साथ बने रहें ऐसे ही। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए